नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे इतिहास के अगले अध्याय में। दोस्तों, आज से हम लोग विस्तृत रूप से जानेंगे ऋग्वैदिक काल। ये वैदिक काल का पार्ट 2 है दोस्तों। वैदिक काल का पार्ट 2 है और आज से हम लोग ये पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हम हड़प्पा की खुदाई के बाद यह प्रमाणित हो गया कि आर्य लोग हड़प्पा के बाद आए थे और हड़प्पा के बाद वैदिक सभ्यता भारत में विकसित हुई। हड़प्पा के बाद भारत में वैदिक सभ्यताएं विकसित हुई। तो एक मूल सवाल रह गया और वो सवाल क्या था दोस्तों कि आर्य आए कहाँ से। तो ये सवाल अब महत्वपूर्ण सवाल बन गया। यह सवाल अब महत्वपूर्ण सवाल बन गया कि ऋग्वैदिक काल, जो वैदिक काल कहा जाता है, हड़प्पा के बाद की सभ्यता थी। तो इसका मतलब आर्य हड़प्पा के बाद भारतीय सभ्यता में आए। तो हड़प्पा सभ्यता का विनाश कैसे हुआ और आर्य लोग भारत में कैसे आए, ये दो मूल सवाल इतिहासकारों के जहन में रहता है। तो उनमें उनका मत रहता है कि आर्य लोग, बहुत का मत रहता है कि भारत के अंदर ही थे। मतलब उनका मत रहता है कि चलो छोड़ो, क्या बना दिया, ये भारत का नक्शा है। आज छोड़ो, जैसा भी बना हो, आज बहुत ख़राब मैप बन रहा है यार। ठीक है, तो कहा जाता था क्या कि ये हड़प्पा का मूल निवास स्थान था इतना, जो एक घेरे में हमने आपको दिखाया है। ये हड़प्पा के वासियों का मूल निवास स्थान था। तो आर्य लोग दो मत हैं, यानी दो अलग अलग मत हैं और उनमें से एक लोग मानते हैं कि आर्य बाहर से आए और उनके अलावा एक मानते थे कि आर्य बाहर से नहीं, भारत के अंदर पूर्व से हैं। मतलब एक कहते थे कि हड़प्पा को तहस नहस करने में आर्य का हाथ है और एक कहते थे कि ये आपस में लड़ने लगे, क्योंकि एक नगरीय सभ्यता बस गई और लोग सभ्य हो गए, लोग विकसित हो गए। तो ये जैसे कि दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी इस क्षेत्र से इस क्षेत्र पे लोग आए और हमला करना शुरू कर दिए। इस क्षेत्र से इस क्षेत्र में लोग आए और हमला करना शुरू कर दिए और अपने क्षेत्र विस्तार की नीति के कारण इन क्षेत्रों को तहस नहस शुरू कर दिया। और आर्य कहीं और के नहीं, इन्हीं क्षेत्रों के, जो आज का भारत है, उन्हीं क्षेत्रों के निवासी हैं। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, आर्य ये ईरान, इराक, ये जो तुर्की जैसे देश हैं इस साइड, अफ़गानिस्तान के इस साइड, अफ़गानिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान के साइड, यहाँ से आए और यहाँ से हमला करके यहीं पे रहने लगे और यहीं पे वैदिक सभ्यताओं का विकास किया। वैदिक सभ्यताएं फूली और उसका दो प्रमाण है। तो चलिए हम आज चर्चा करते हैं आर्य आए कहाँ से। तो सबसे पहले तो दोस्तों एक अब पुरातात्विक खोज थी दोस्तों, वो थी बोगाज कोई अभिलेख एशिया माइनर के पठार से प्राप्त हुआ है दोस्तों। बोगाज कोई अभिलेख, जिसे एशिया माइनर बोलते हैं,
ये कहाँ है दोस्तों? तो आधुनिक ईरान में एक पठार है दोस्तों, जो लगभग 2400 मीटर तक ऊंचा है। उसका नाम है एशिया माइनर। इसी पठार पे दोस्तों, इसी ऊंचे समतल पठार पे पत्थरों का एक ढेर है और एक अभिलेख वहाँ से प्राप्त हुआ है और वहाँ से ढेर सारी मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। चलिए दोस्तों, हम चित्रों के माध्यम से पहले उन मूर्तियों और उन अभिलेख को देख लेते हैं, फिर आते हैं यहाँ पे। एशिया माइनर में संरक्षित ये अभिलेख दोस्तों, जो इंद्र, वरुण, नासत्य और मित्र भगवानों को दिखाता है। चलिए अगले चित्र में दोस्तों आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों ये अलग अलग, ये एशिया माइनर में स्थित अलग अलग मूर्तियां हैं जो ऋग्वेद वर्णित भगवानों को दिखाती है। तो इससे हम मध्य एशिया थ्योरी को प्रमाणित कर मान सकते हैं कि एशिया माइनर, और ये एक पहाड़ जहाँ पे एशिया माइनर के प्रमुख अभिलेख संरक्षित किए गए हैं। तो दोस्तों, आपको इन चित्रों के बाद हम आते हैं अपने जगह पे। तो आप चित्रों से समझ गए होंगे कि वो बोगाज कोई अभिलेख है, जहाँ पे दोस्तों हमने पूर्व में पढ़ाया था कि इस अभिलेख पे भगवान इंद्र, नासत्य, भगवान इंद्र, नासत्य, वरुण और मित्र जैसे देवताओं का उल्लेख है। और ये एशिया माइनर और कहीं नहीं ईरान में है। एशिया माइनर और कहीं नहीं ईरान में है। तो आर्य बाहर से आए, आर्य मध्य एशिया से आए, इसका सबसे पुरजोर तर्क दिया किसने? मैक्स मूलर ने। किसने? मैक्स मूलर ने कहा था कि आर्य ईरान, इराक, तुर्की के प्रदेश से आए, यानी कहाँ से आए? मध्य एशिया से, और भारत में आक्रमण कर हड़प्पा सभ्यता को तहस नहस कर अपनी सभ्यताएं बसाई। और इसको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिला। मध्य एशिया थ्योरी पूछा जाता है मिडिल ईस्ट थ्योरी, मिडिल एशिया थ्योरी किसने दिया था? ये क्वेश्चंस दोस्तों, ये क्वेश्चन इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है अगर हम वैदिक सभ्यताओं की बात करें, और ये क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो बोगाज कोई अभिलेख जो आज से 1400 बीसी पूर्व, यानी लगभग 4000 साल पहले 1400 बीसी पूर्व लिखा गया एक अभिलेख था बोगाज कोई, जो एशिया माइनर के पठार यानी ईरान में जो है अभी, वहाँ मिला, जहाँ भगवान इंद्र, नासत्य, वरुण, मित्र का, ये क्या फंसा हुआ यार, मित्र की देवताओं का उल्लेख मिलता है, जो आज के वैदिक देवताओं से मेल खाता है, आज के वैदिक देवताओं से मेल खाता है। तो दोस्तों इस आधार पे बोला जाता है कि जो आर्य लोग थे वो मध्य एशिया से भारत में आए थे। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों ईरान में पारसी धर्मों का एक प्रमुख ग्रंथ है जिंदावस्ता, जिनके प्रमुख देवता हैं दोस्तों अग्नि। ये अग्नि को प्रमुख देवता मानते हैं। तुर्की की मिट्टानी सभ्यता, इसमें भी वैदिक देवों का चर्चा है। इराक की बेबीलोनिया सभ्यता और सीरिया, जो आज भी मिडिल एशिया यानी मध्य एशिया के देश है, ये सभी मध्य एशिया के देश हैं, जहाँ ऋग्वेद में लिखे गए मंत्र, ऋग्वेद में लिखे गए सभी देवों और सभी मंत्रों का कुछ न कुछ अंश आपको मिल जाता है। मतलब जो लोग अभी ऋग्वेद की रचना किए होंगे भारत में आके, वो लोग उस सभ्यताओं से आए होंगे, यह इस बात का प्रमाण देता है। तो आर्य लोग मध्य एशिया से आए, यह थ्योरी मैक्स मूलर ने तो दिया, लेकिन इसके अलावा आर्य कहाँ कहाँ से आए, इस थ्योरी को हम लोग जानेंगे, परखेंगे और इसके बारे में समझेंगे। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं कि आर्य कहाँ से आए। तो दोस्तों एक बाल गंगाधर तिलक थे हमारे, बाल गंगाधर तिलक,
इन्होंने नॉर्थ पोल जो रसिया है ना अभी, और यहाँ जो ग्रीनलैंड है, इनके जो क्षेत्र है नॉर्थ पोल, इसे आर्यों का निवास स्थान बोला, और बोला कि आर्य लोग इस जगह से आए थे। और जबकि भारत के जस्ट ऊपर तिब्बत है, और स्वामी दयानंद सरस्वती ने मत दिया। ये दोनों महत्वपूर्ण हैं, भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण ये क्या बोलते हैं, स्तंभों में से हैं, जो भारतीय इतिहास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिनका आधुनिक भारत में हम लोग चर्चा भी करेंगे। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती का एक प्रमुख नारा था, और वेदों की ओर लौटो, क्योंकि यह सभ्यता मानव को सभ्य बनाती है। इनका मानना था कि भारत के जस्ट ऊपर जो तिब्बत का पठार है ना, वहाँ से आर्य आए थे। इनका मानना था कि जो भारत के, तो अभी हम पढ़ रहे हैं क्या कि भारत के बाहर से आए हुए जितने भी इतिहासविदों ने भारत से बाहर आर्य आए हैं, उन्होंने जो मत दिया उसके बारे में। तो क्या आधार था बाल गंगाधर तिलक का, क्या आधार था स्वामी दयानंद सरस्वती का, यह कहने का कि आर्य या तो उत्तरी ध्रुव से या तिब्बत से आए हैं। तो दोस्तों ऋग्वेद में उल्लेख है दोस्तों, पृथ्वी का, ध्रुवों का, और 6 माह के दिन, 6 माह के रात का। और आज यह प्रूफ हो चुका है कि ध्रुवों पे, ना कि उत्तरी पोल बल्कि दक्षिणी ध्रुवों पे भी 6 माह के दिन और 6 माह के रात होते हैं। लेकिन यह एक तर्क था कि लोग, बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि चूँकि दक्षिण नीचे से समुद्र था, बहुत सारा समुद्र है, इसको पार कर भारत में आना संभव नहीं था, लेकिन नॉर्थ पोल ज़मीन से, यानी कि रसिया, मंगोलिया, चाइना से होते हुए भारत में आना आसान था। इसीलिए उनका मानना था कि आर्य नॉर्थ पोल से आए होंगे, लेकिन यह सर्वमान्य मत नहीं है, इसे उतना मान्यता नहीं मिली। लेकिन तिब्बत से आए हैं, इसकी मान्यता थोड़ी बहुत है। क्योंकि तिब्बत के लोगों की जो संस्कृति और सभ्यताएं हैं, और उनका जो मूल स्वरूप है, उनकी जो भाषाई समूह है, वो आज के और प्राचीन भारतीय लोगों से मिलती है। इसीलिए स्वामी दयानंद सरस्वती और एक पार्टियर थे, अंग्रेज इतिहासकार, उसका नाम छोड़ दीजिए, पार्टियर थे, उन्होंने भारत के तिब्बत को आर्यों का मूल स्थान बताया। और उसके बाद मैक्स मुलर की थ्योरी हम पढ़ा ही चुके हैं, इम्पोर्टेंट मैक्स मुलर की थ्योरी ही है। तो दोस्तों होता क्या था कि आज भी ईरान, इराक और उत्तर भारत के लगभग 40% लोगों में एक जीन मिलता है दोस्तों, 70 अनुवांशिक गुण बोलते हैं ना, जेनेटिक कि तुम्हारे पिताजी कौन हैं, अगर इस पर दावा ठोक दिया जाए तो पिताजी के जीन को आपके जीन से मिलाया जाता है दोस्तों, और पता चलता है कि जीन मिल गया तो आप उनके अनुवांशिक वंशज हैं। और मध्य एशिया में जो निवास करने वाले लोग हैं, आज भी उनके जो जीन हैं, जो अनुवांशिक यानी जेनेटिक लक्षण हैं, वो आज भी उत्तर भारत के लोगों से मिलती है। और वो जीन क्या है, M17, ज़रूरी नहीं है याद रखना, सिर्फ बताना। तो इस थ्योरी यानी मैक्स मुलर के थ्योरी को बोगाजकोई, एशिया माइनर, मिट्टानी सभ्यता तुर्की, हट्टानी सभ्यता सीरिया, बेबीलोनिया की सभ्यता ईरान, इराक, ये सभी सभ्यता और ईरान की प्रमुख जनदावस्था, एशिया माइनर का पठार, यह सभी सिद्ध करते हैं कि ऋग्वेद में जितने भी उल्लेख हैं वो मध्य एशिया वासियों के बारे में हैं।
एक चीज़ आपको बताते हैं, जैसे कि हटानी सभ्यता में दोस्तों ये यूरोपीय अंग्रेजी भाषा है फैक्ट, इसको पिता बोलते हैं, संस्कृत में पितृ बोलते हैं। माता संस्कृत में मातृ बोलते हैं। ब्रो भ्राता भ्रातृ बोलते हैं। ये ऋग्वेद में चर्चा है और यह चर्चा यूरोपीय अभिलेखों में है, जो प्राचीन यूरोपीय अभिलेख है जिसको लैटिन भाषा बोलते हैं। प्राचीन यूरोपीय भाषा को दोस्तों क्या बोलते हैं? लैटिन भाषा बोलते हैं। इन्हीं लैटिन भाषा से विकसित हुआ है कौन सा भाषा? आज का अंग्रेजी किससे विकसित हुआ है? इसी फैक्ट मैक्ट और ब्रो से फादर मदर और ब्रदर बना इसी लैटिन भाषा। ये दोस्तों लैटिन भाषा है। अब आया जगह पे दोस्तों, तो इसी भाषाओं को, इसी फैक्ट पिता मातृ पितरी मैत माता मातृ ब्रो भ्राता भ्रातृ, इसकी जो रचनाएं हैं इनसे मेल खाती है प्राचीन लैटिन से आधुनिक संस्कृत मिलता है। इसी आधार पे भी बोला जा सकता है कि मध्य एशिया से यानी यूरोपवासी जो थे, जो एशिया के बाहर, एशिया के यानी यूरोशिया के इलाके के थे, यानी एशिया के बाहर के थे, वो भारत में आए और निवास किए। हेलो 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 चिक, हेलो 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 चिक, हेलो। अब बढ़ते हैं दोस्त, भारत के बाहर आर्य, भारत के बाहर से आए, इसके 4 अलग अलग महत्वपूर्ण कथन हैं जो मध्य एशिया से आए। मैक्स मुलर सर्वाधिक मान्य और सर्वाधिक मत इसी तथ्य को मिला है। जो स्टेटमेंट है, 4 प्रमुख स्टेटमेंट कि मध्य एशिया से आर्य भारत में आए, ये स्टेटमेंट मैक्स मुलर ने दिया था और यह जर्मनी के खगोलवेत्ता थे। अगला है कि आर्य तिब्बत से आए, ये स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों की ओर लौटो, जिनका कहना था जो भारतीय संस्कृति और सभ्यताओं को बचाने में, संजोने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि आर्य जस्ट जो ये भारतीय हिमालयी, उत्तरी हिमालय के ऊपर जो तिब्बती पठार है, ये तिब्बती पठार, ये तो पामीर का पठार है, इस पठार से आर्य भारत आए। बाल गंगाधर तिलक ने अध्ययन किया कि ध्रुवों पे 6 महीने की रात और 6 महीने की दिन होती है, चूँकि नीचे समुद्री भाग से आना संभव नहीं था और उत्तरी पोल से आना संभव था। ऋग्वेद में 6 माह के दिन और 6 माह के रात की चर्चा है। इसी आधार पर उन्होंने बोल दिया कि नॉर्थ पोल से आर्य भारत आए। और एनसीईआरटी, तो आपको ये 2 मात्र याद रखने हैं इम्पोर्टेंट कि एनसीईआरटी क्या कहता है। एनसीईआरटी यही थ्योरी कहता है, मध्य एशिया वाली थ्योरी, लेकिन वो कुछ और तरीके से बोलता है। वो बोलता है यूरोशिया क्षेत्र जो अभी आल्प्स पर्वत का पूर्वी भाग है, यूरेशिया क्षेत्र के जो आल्प्स पर्वत के पूर्वी भाग का जो क्षेत्र है, वह क्षेत्र आर्यों का पहले मूल निवास स्थान था और वहीं से आर्य भारत आए। तो एनसीईआरटी का जो कहना है, थोड़ा उसके बारे में दोस्तों हम समझाते हैं कि एनसीईआरटी क्या कहना चाहता है। हाँ,
तो एनसीईआरटी मैक्स मूलर के थ्योरी को ही मान्य मानता है, लेकिन उसको कुछ और तरीके से दिखाता है। उसका कहना है कि यूरेशिया क्षेत्र, यानी ऐसा क्षेत्र जो भारत सॉरी एशिया और यूरोप के सम्मिलित भाग हैं, वो अल्पस क्षेत्र जो फ्रांस और इटली के आसपास यानी यूरोप का प्रमुख पर्वत है अल्पस पर्वत, इसका पूर्वी भाग जो एशिया में आता है, इसकी पूर्वी भाग से अल्पस के पूर्वी भाग से आर्य भारत में आए। और यही तो मिडिल एशिया है, यही तो मिडिल एशिया है जहाँ पे दोस्तों क्या क्या है, तुर्की, ईरान, इराक, कजाकिस्तान, सीरिया, और ये अपना अफ़गानिस्तान से शुरू हो जाता था भारत। तो आज का जो भारत है वो आर्यों का मूल निवास स्थान नहीं माना जाता है। अफ़गानिस्तान से लेके अभी के भारत को जोड़ दिया जाए तो वो आर्यों का मूल भारत था, आर्यावर्त था। दोस्तों, भारत के एक महान इतिहासकार और वेदों के प्रमुख जानकार एक ज्ञानी पुरुष पंडित गंगाधर झा थे। शक्तिमान वाले गंगाधर ही, वो नहीं। उन्होंने कहा था कि आर्य ब्रह्म ऋषि प्रदेश दोस्तों सरस्वती नदी के किनारे बसे प्रदेश थे। और सरस्वती नदी जो प्राचीन घग्गर नदी जो आधुनिक हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, जहाँ पे आपको हड़प्पा के साक्ष्य मिले हैं, जहाँ हड़प्पा के अवशेष मिले हैं, वहाँ के प्रदेश हैं। और पंडित गंगाधर झा जो इतिहास और वेदों के प्रमुख ज्ञाता थे, उन्होंने अध्ययन के बाद निष्कर्ष निकाला कि आर्य ब्रह्म ऋषि प्रदेश के ही मूल निवासी हैं और आर्य बाहर से नहीं, भारत के अंदर से, यानी जहां हड़प्पा वासी रहते थे उन्हीं के बीच की सभ्यताएं हैं जो बाद में वैदिक सभ्यताएं बनी। एक अविनाश चंद्र दास थे, अविनाश चंद्र दास, ये इम्पोर्टेंट है सर, ये याद रखिएगा क्योंकि ये पूछता भी है कभी कभी। अविनाश चंद्र दास पूछे ना पूछे, वैदिक सभ्यता में दोस्तों सप्त सैंधव्य प्रदेश यानी सिंधु नदी के आसपास के प्रमुख 7 नदियों के किनारे बसा प्रदेश सप्त सैंधव्य प्रदेश, जिसकी विवेचना अविनाश चंद्र दास ने की थी। और अर्थव्य वेद में इसकी चर्चा की गई है। किस वेद में? तो अर्थव्य वेद में इसकी चर्चा की गई है। और इसे आर्यों का मूल निवास बताया गया है अर्थव्य वेद में आर्यों का मूल निवास किसे बताया गया है? सप्त सैंधव प्रदेश में। और जब अर्थव्य वेद को अविनाश चंद्र दास ने गहनता से अध्ययन किया तो इस सप्त सैंधव प्रदेश के क्षेत्रों को अध्ययन किया जहाँ सिंधु नदी और उसके जो प्रमुख जो सहायक नदियाँ हैं। चलिए हम एक बार कहीं जगह मिल रहा है क्या? ये चलिए, ये तो हम पढ़ा दिए हैं ब्रह्म ऋषि, तो इसको थोड़ा मिटा देते हैं ताकि कुछ स्पेस मिल जाए हमको एक मैप बनाने का। चलिए दोस्तों, तो ये मैंने एक संक्षिप्त मैप बनाया। और दोस्तों हम बोलते थे हमेशा बार बार बोले कि ये कैलाश मानसरोवर से सिंधु नदी इस तरह होते हुए पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में जाती है, लेकिन इसी के आसपास हमारी हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई थी। और आर्य को इसी सप्त सिंधव प्रदेश जिसके प्रमुख सहायक नदियाँ दोस्तों जो आज भी भूगोल, आप भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो जिसमें झेलम, चिनाव, रावी, व्यास, सतलज, यहाँ पे प्रमुख
5 नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास पंजाब का क्षेत्र। और इसके अलावा एक सिंधु खुद तो होते हैं दोस्तों कुल 6 प्रमुख नदियाँ। इसमें एक प्रमुख और सर्व प्रमुख नदी जिसका नाम हमने अभी उल्लेख नहीं किया, इससे पहले पंडित गंगाधर झा ने जिसको बोला था, यह प्रदेश जो नदी है दोस्तों कौन सी, सरस्वती नदी। और प्राचीन सरस्वती नदी, प्राचीन झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज सभी सिंधु की प्रमुख सहायक नदियां थी। और यही 7 नदियां मिलके बनाते थे सप्त सिंधु प्रदेश। और यही सप्त सिंधु प्रदेश ही तो हड़प्पा का इलाका था जो प्राचीन कश्मीर का क्षेत्र था। और इसीलिए आपको कश्मीर और लद्दाख एलडी काल इनका नाम था दोस्तों, एलडी काल जिन्होंने इसी सप्त सिंधु प्रदेश को सप्त सिंधु प्रदेश न होकर मूल रूप से कश्मीर और लद्दाख को आर्यों का मूल निवासी बताया। और इसी क्षेत्र पर यहाँ पे तिब्बती को, और जहाँ पे सिंधु नदी का प्राचीन उद्गम स्थल था, जहाँ पे सिंधु नदी विस्तृत रूप से चलती थी, उसे दयानंद सरस्वती ने तिब्बती लोगों को, जो कि अभी भारत के बाहर है इसीलिए भारत के बाहर का क्षेत्र बताया, उस समय भी थे। और सप्त सिंधु प्रदेश जो 7 नदियों के क्षेत्र पर बना सिंधव्य प्रदेश यानी सिंधु नदी इसकी मुख्य नदी थी। और ये 6 प्रमुख सहायक नदियों के किनारे बसा क्षेत्र था, जिसलिए सप्त सिंधु प्रदेश। वैसे इसकी चर्चा, सप्त सिंधु प्रदेश की चर्चा अथर्ववेद में भी की गई है, इसीलिए अविनाश चंद्र दास ने इस पे बहुत ज़्यादा जोर डाला। लेकिन हम मूल रूप से आर्यों के मूल निवास का अगर स्थान पूछेंगे तो मैक्स मुलर का मध्य एशिया थ्योरी और एनसीईआरटी का यूरेशिया, वही आल्प्स के पूर्वी क्षेत्र, और एक कश्मीर का क्षेत्र बोलो, और एक हिमालय, डॉक्टर के शर्मा थे, नाम था उनका के शर्मा। और कहानी सबकी एक ही थी, क्योंकि यही अगर हिमालयी प्रदेश को देखा जाए, ये कश्मीर, लद्दाख, तिब्बत, यहाँ अरुणाचल का ऊपरी भाग, ये चाइना का भाग, ये नेपाल का भाग, यही भाग को बार बार कहीं ना किसी भाग से, जैसे तिब्बत के बारे में बोलता है, कभी पामीर के पठार के बारे में बोलता है, किसी ने लद्दाख, किसी ने हिमालय के बारे में बोला है। तो बहुत ने क्षेत्र विशेष करके आर्यों के मूल स्थान को और आर्यों के आगमन को इन सभी प्रदेशों में बताया है, जो कि आपके सामने है। लेकिन इनमें 2 प्रमुख है, एक एनसीईआरटी की थ्योरी जो कहती है यूरेशिया यानी यूरोप के आल्प्स पर्वत की पूर्वी, जो आधुनिक मध्य एशिया ही है, तो पार्ट 3 में अब हम ऋग्वेद के समाज की बात करेंगे, आज के लिए धन्यवाद।